हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास छठी के विज्ञान के लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पाठ का नाम है सजीव जगत में विविधता। प्रश्न नंबर 1 है, क्या आप ऐसे कुछ उदाहरण सोच सकते हैं जिनसे पता चलता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसमें बताया गया है कि पौधों और जंतुओं के बारे में ऐसी लगभग दो चीजों के बारे में बताइए जिससे ये पता चले कि पौधे और जंतु एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। उत्तर है, पेड़ जीव जंतुओं के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जिसमें वे सांस लेते हैं। सांस लेने के लिए जीव जंतुओं को ऑक्सीजन चाहिए और वो ऑक्सीजन पेड़ पौधे उसे प्रदान करते हैं। दूसरा पॉइंट है, जंतु क्या करते हैं? जंतु पौधों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जंतु से प्राप्त होती है वो उसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाने में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं जीव जंतुओं को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है। वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस प्रकार वे एक दूसरे पर निर्भर एवं आश्रित हैं। देखो पिक्चर में भी दिखा रखे हैं, पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसी पर जीवन का संतुलन बना रहता है। प्रश्न नंबर 2, समूह बनाने का क्या महत्व है? हमें समूह क्यों बनाने चाहिए? अलग अलग ग्रुप क्यों बनाने चाहिए पेड़ पौधों के, जंतुओं के? उत्तर है, समूह बनाने से पौधों और जंतुओं को उनकी समानता और विभिन्नता के आधार पर समझना और उसका अध्ययन करना आसान हो जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक साइड में पेड़ पौधे हैं और दूसरी साइड में जीव जंतुओं को रखा गया है। समानता पिक्चर में नीचे लिखा हुआ है, समानता के आधार पर उन्हें एक समूह में रखा जाता है। इससे उनका अध्ययन करना, पहचान करना और संरक्षण करना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है, पौधे 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के पौधे होते हैं। एक नंबर 1 है शाक। शाक मीन्स जो बिल्कुल छोटे पौधे होते हैं। इसमें घास फूस और हरी जो पत्तेदार सब्जी आती हैं वो आती हैं। इसमें पिक्चर में दिखा रखा है और इसके नीचे है, इनका तना कोमल, कोमल मीन्स नाजुक होता है तथा ये छोटे आकार के होते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे पौधे होते हैं। दूसरे टाइप में आती है झाड़ी। इनकी कई पतली लकड़ीदार शाखाएं होती हैं और ज्यादातर इनके कांटे होते हैं। तीसरे प्रकार के पौधे हैं वृक्ष। वृक्ष मीन्स पेड़। इनका तना मोटा और मजबूत होता है तथा ये आकार में भी बड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, शाक किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण दे। शाक में जो बिल्कुल छोटे छोटे पौधे जिनका प्रयोग हम साग सब्जी में करते हैं। उत्तर है, वे छोटे पौधे जिनके तने कोमल एवं हरे होते हैं। जिनके तने कैसे होते हैं? बिल्कुल कोमल, कोमल में नाजुक और हरे होते हैं, जैसे आलू और टमाटर। पिक्चर में भी दिखा रखा है।
इनकी टहनियाँ बिल्कुल कोमल होते हैं और ये बिल्कुल नाजुक होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, झाड़ी किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण दे। झाड़ी क्या होती है? वे पौधे जिनके तने कठोर कठोर मीन्स सख्त होते हैं परंतु अधिक मोटे नहीं होते, उन्हें झाड़ी कहते हैं। जैसे नींबू का और गुलाब का पौधा, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, वृक्ष किन्हें कहते हैं? कोई दो उदाहरण दे। वृक्ष क्या होते हैं? वे पौधे जो बहुत ऊंचे होते हैं तथा उनके तने कठोर कठोर मीन्स सख्त होते हैं और दिखने में भी मोटे होते हैं। जैसे आम का पेड़ होता है, नीम का, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 7, विसर्पी लता क्रीपर्स किन्हें कहते हैं? कोई दो उदाहरण दे। विसर्पी लता, विसर्पी मीन्स होता है जो बिल्कुल रेंग कर चलते हैं और लता मीन्स होती है बेल। उत्तर है, कुछ पौधों के तने दुर्बल दुर्बल मीन्स कमजोर होते हैं तथा वे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं, इन्हें विसर्पीय लता कहते हैं। जैसे है तरबूज की बेल है और कद्दू की। ये बेल जमीन के साथ साथ बिल्कुल टच होके बढ़ती हैं, इन्हें विसर्पीय लता कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, आरोही लता क्लिम्बर्स क्या है? दो उदाहरण दे। क्लिम्बिज होता है चढ़ना और आरोही अवरोही पढ़ा होगा मैथ के अंदर। आरोही का मतलब होता है चढ़ना, चढ़ते क्रम में लिखो। अवरोही बोलते हैं उतरते हुए क्रम में लिखो। उत्तर है, वे पौधे जिनके तने दुर्बल मीन्स कमजोर होते हैं और हरे होते हैं एवं वे सीधे खड़े नहीं हो सकते परंतु उनको ऊपर चढ़ाने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। एक डंडी का यूज करते हैं और उसको सहारे चढ़ाते हैं। जैसे देखा भी होगा अंगूर की बेल और करेले की, इनको सहारे की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 9 है, पौधों में कौन से प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो पौधे में कौन कौन से प्रकार की जड़ें होती हैं? उत्तर है, पौधों में दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। नंबर 1 है मूसला जड़, नंबर 2 है रेशेदार जड़ें, जैसा कि पिक्चर में दिखा रखी है। प्रश्न नंबर 10 है, मूसला जड़ क्या होती है? कोई दो उदाहरण दे। मूसला जड़ कौन सी होती है? उत्तर है, वह जड़ जिसमें एक मुख्य जड़ होती है, एक जड़ बड़ी होती है, बिल्कुल मेन जड़ होती है, जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें, छोटी छोटी पतली पतली जड़ें निकलती हैं। ऐसी जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं, जिसमें एक जड़ मुख्य होती है और पतली पतली जड़ें होती हैं, उन्हें हम मूसला जड़ कहते हैं। उदाहरण के रूप में है तुलसी का पौधा और आम का। इनमें एक जड़ मोटी होती है और सभी जड़ें पतली पतली बारीक बारीक दिखाई देती हैं। इनको हम पार्श्व जड़ भी कहते हैं, जो पतली पतली होती है उनको पार्श्व जड़, और एक मुख्य होती है उसको मूसला जड़ कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, रेशेदार जड़ किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण दे। रेशेदार जड़ क्या होती है? उत्तर है, वे जड़ जिनमें कोई भी जड़ मुख्य नहीं होती, कोई भी मेन जड़ नहीं होती, अपितु सभी जड़ें समान माप की पतले आकार की होती हैं और गुच्छों के रूप में होती हैं। जैसे गेहूं और मक्का पिक्चर में दिखा रखी है। इनमें पतली पतली जड़ें होती हैं, कोई भी
मोटी जड़ नहीं होती, जैसे मूसला जड़ में होती है ना, एक मोटी होती है और सारी बारीक बारीक जड़ें होती हैं। और रेशेदार जड़ में सभी पतली पतली जड़ें एक गुच्छों के रूप में होती हैं। प्रश्न नंबर 12, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सजीव वस्तुओं से है, जिसके अंतर्गत पौधे आते हैं, जंतु और सूक्ष्म जीव, बिल्कुल जो छोटे जीव होते हैं वो सभी आते हैं जैव विविधता के अंदर। जैसा कि पिक्चर में दिखा रखे है, एक साइड में पौधे हैं, एक साइड में जीव जंतु हैं और एक सूक्ष्म जीव, बिल्कुल छोटे जीव जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उन सभी को मिलाकर जैव विविधता कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के सजीव प्राणी आते हैं। प्रश्न नंबर 13, कैक्टस जो नागफली होती है मरुस्थल में रहने के लिए कैसे अनुकूलित है? उत्तर है नंबर 1, पानी को अवशोषित करने के लिए। अवशोषित का मतलब होता है सोखना। इनकी जड़ें गहराई तक मृदा मिट्टी के अंदर चली जाती हैं। नंबर 2 है, इनकी पत्तियों में जल संचित रहता है, जल इकट्ठा रहता है। जैसा कि पिक्चर में दिखा रखे हैं, जो नागफनी की जो पत्तियां हैं, इनके अंदर जल संचित इकट्ठा रहता है और जड़ें हैं बिल्कुल गहराई तक मृदा के अंदर चली जाती हैं और वे पानी का अवशोषण करती हैं, पानी को अवशोषित कर लेती हैं, सोख लेती हैं। प्रश्न नंबर 14, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों में अनुकूलन का वर्णन कीजिए। जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं वृक्ष, वो किस टाइप के होते हैं? उत्तर है नंबर 1, वृक्ष प्राय शंक्वाकार के होते हैं, बिल्कुल कोन की तरह होते हैं। नंबर 2 है, इनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई होती हैं। जो इनकी जो शाखाएं मतलब टहनियां लचीली होती हैं, बिल्कुल नाजुक होती हैं और झुकी हुई होती हैं। नंबर 3 पॉइंट है, इनकी पत्तियां सुई की तरह होती हैं, बिल्कुल नुकीली होती हैं। प्रश्न नंबर 15, लद्दाख के ठंडे मरुस्थलों के ऊंट के कुबड़ सर्दी के अंत के दिनों में छोटे क्यों हो जाते हैं? जैसा पिक्चर में दिखा रखा है, सर्दी के प्रारंभ में कुबड़ बड़े आकार के होते हैं और सर्दी के अंत तक जो कुबड़ है, जो पीछे वाला कुबड़ है, बिल्कुल देखो एक बार, बिल्कुल छोटा हो चुका है। उत्तर है, ऊंट कुबड़ में भोजन संचित करते हैं। मतलब ऊंट कुबड़ के अंदर जो उसके ऊपर लगा होता है, इंग्लिश में हेम्प कहते हैं, उसमें वो अपने भोजन को इकट्ठा करके रखता है। ठंडे मरुस्थलों के ऊंटों में 2 कुबड़ होते हैं। जो ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं ऊंट, उनके दो कुबड़ होते हैं। ये दोनों कुबड़ सर्दी के अंत के दिनों तक बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, क्योंकि ये ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता और उस समय इन कुबड़ का प्रयोग करते हैं, जो उसके अंदर जो भोजन इकट्ठा करके रखते हैं उसका प्रयोग करते हैं उन दिनों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।